हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आइए करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अगस्त 2024 से लेकर 25 तक एडिटोरिया की जो वार्षिक बुक आई है करंट अफेयर का, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 और 25। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देख लीजिए और याद करके कोशिश कीजिए कि एग्जाम में जाए। एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, एक क्या दो से ज़्यादा आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो 31 जनवरी 2025 को, ध्यान दीजिएगा कब, 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री वित्त मंत्री कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में पेश किया गया। कहाँ पर पेश किया गया? संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो वार्षिक बजट आता है उससे एक दिन पहले बजट आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 को वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरम, ध्यान दीजिएगा, एक करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। और क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे आगे भी आएगा कि मुख्य कौन कौन से पद पर कौन कौन विराजमान है। तो आर्थिक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग का आर्थिक प्रभार तैयार हुआ। ठीक, नोट ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड होगा कि 1950 से 51 में पेश किया गया था। 1964 का आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया गया था और 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। देखिए, सबसे फर्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो 1950 से 51 में पेश किया गया था। ठीक, लेकिन जब बजट से जोड़ दिया गया कब? 1964 में, और बजट से एक दिन पहले 1964 से हमेशा पेश करने का ऐसा रूल बन गया। चलिए आगे देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। इससे तो भी आई लगा लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है राजकोषीय घाटा से। अब देखते हैं कैसे क्या दिया है। 2023 और 24 में अनुमानित था जीडीपी में वृद्धि कितना अनुमानित था? 8.2, लेकिन राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितना था? 5.6। 2024-25 में पहला अग्रिम अनुमान है जीडीपी वृद्धि में 6.4 और 25-26 में अनुमान है कि 6.3 से लेकर 6.8 की वृद्धि होगी। ठीक, अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, एक चीज़ ध्यान लगा लीजिएगा और हो सके तो छोटा नोट्स बना के अपने क्या बोलते हैं स्टडी टेबल पर रखने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा, भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक सेवा में निर्यात में क्या स्थान है भारत का? तो 7वां। सांस्कृतिक मनोरंजन सेवा में 8वां, बोले 6ठा। निर्माण सेवा में 8वां। विदेशी मुद्रा भंडार में 4था। ध्यान दीजिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है? 4था। वैश्विक सेवा में कितने? 7वां। सांस्कृतिक मनोरंजन सेवा में 6ठा, निर्माण सेवा में 8वां और वैश्विक मुद्रा भंडार में 4था। सीमेंट उत्पादन में कितना स्थान है? दूसरा। कितना? दूसरा। वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में क्या स्थान है? 6ठा। पूरे भारत भर में वस्त्र एवं परिधान के निर्यात में 6ठा स्थान है। दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से क्या स्थान है? तीसरा। रेलवे नेटवर्क यानी रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क भारत में है, तो क्या स्थान है? चौथा है। चलिए एक क्वेश्चन इससे तो फिक्स है, आप लोग देख कर जाइएगा। चलिए कुछ डायग्राम है, डायग्राम ना देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? पुनः तेजी गति की ओर। अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? पुनः तेजी की गति की ओर जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू जीडीपी वृद्धि दर कितना होना चाहिए? 6.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 के पहली और दूसरी तिमाही में स्थितित कीमतें 2011 से 12 तक जीडीपी का क्रमशः 6.7 से लेकर 5.4 बढ़ी है। आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेशों में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में 2,45,000 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो वित्त मंत्रालय ने 2024 में 1.6 लाख करोड़ रुपए रखा था। चलिए तो अब देखते हैं कि वित्त वर्ष में 2025 की पहली छमाही में स्थिति कीमतों की वृद्धि हो गई। ये देखिए, देना बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसमें से हम कुछ छाटते हैं जो
जरूरी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 में कितना हो गया? 704.9 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 704.9 बिलियन। भी यही हो गया कि भारत में अमेरिकी डॉलर कितना हो गया? तो 704.9 बिलियन डॉलर हो गया, जो जनवरी 2025 में घट कर कितना हो जाएगा? अभी देखिए 2024 में कितना था, ध्यान दीजिएगा। 24 में कितना था? 24 में 704.9 बिलियन डॉलर, और ये 2025 में घट के अनुमानित है कि 6.34 इतना बिलियन हो जाएगा, यानी 634.66 बिलियन डॉलर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादन परिपक्व एनपी घटकर 12 साल के निचले से यानी 2.6 पर आ गई है। चलिए अब देखते हैं वित्त वर्ष में कृषि में 3.8 की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्त वर्ष में 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितना होने का? 6.2% और सेवा के क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान है। चलिए अब देखते हैं कि मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र विकास, मौद्रिक एवं क्षेत्रीय विकास देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक जो मार्च 2024 में का अंत में आया था, इसमें कितना रहा है? तो 64.2 रहा है। 31 दिसंबर 2024 को पूंजी बाजार और निवेशकों की संख्या कितना हो गई? 13.2 करोड़ तक रही। अब देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छाड़ते हैं, जैसे वैश्विक साइबर सुरक्षा GCI 2024 में भारत का Tier 1 में स्कोर कितना था? 100 में कितना था? 98.49। 14 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन यूपीएस को मंजूरी दी है। चलिए पूछ देगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना भारत सरकार ने कब लॉन्च की है? तो 24 अगस्त 2024 को। चलिए याद भी करना आसान है कि 24 अगस्त 2024 को। चलिए इसमें है कि 23/2024 को BSI सूचीबद्ध शेयरों कुल बाजार के पूंजीपत्र 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के मील के पत्थर के ऊपर हो गए। इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं बाह्य क्षेत्र FDI को व्यवस्थित रूप देना। वित्त वर्ष 2025 में पहले 9 महीनों में भारत की कुल निर्यात माल सेवा सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जो 6% वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गए। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गए। इसलिए अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल व्यापार घाटा कितना होगा? तो 79.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर होगा घाटा। भारत ने 2030 तक, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है VBI, भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर का लक्ष्य रखा हुआ है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत का वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है। क्या है? दूरसंचार में, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा है जो निवेश करता है। भारत की B2C ई-कॉमर्स बाजार 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिका डॉलर बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में पहले 8 महीने के दौरान भारत में शुद्ध FDI 0.48 बिलियन डॉलर बढ़ रहा है। अब देखते हैं भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन फर्स्ट स्थान पर, दूसरा जापान, तीसरा का स्विट्जरलैंड, उसके बाद वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान है। ठीक, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्रा भंडार रखने वाला भारत का स्थान है? चौथा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं कि अर्थ कीमतों एवं मुद्रास्फीति। अब देखते हैं कि IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान रखा है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि 2025 में IMF ने भारत की मुद्रास्फीति कितना % बढ़ने का अनुमान रखा गया है? तो 4.4, और वही 26 में पूछ देगा तो 4.1। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2024-25-26 में
2026 के लिए क्रमशः 3.2% प्रतिशत और 3.3% वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान रखा गया है। अब देखते हैं उपभोक्ता खाद्य मूल सूचकांक वित्त वर्ष 2025 में 7.5% बढ़ने का वित्त वर्ष अनुमान रखा गया, 25 में 8.5। अब देखते हैं मध्य अवधि एवं परिदृश्य और गैर विनिमय से विकास। भारत में विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों का औसत 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 13 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। भारत 75% लिथियम आयरन बैटरी का चीन से मंगवाता है। सबसे ज़्यादा लिथियम आयरन बैटरी कहाँ से भारत मंगवाता है? तो चीन से मंगाता है, 75%। निवेश और आवश्यक में अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ। केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2024 में 38.8% की दर से बढ़ाया गया है। भारतीय रेलवे ने 2029-30 में 30 गीगावाट क्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, 30 गीगावाट। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के पास बुक होगा उससे पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भारत की कुल स्थापित क्षमता का 74% है। वर्तमान भारत में 75 सक्रिय अंतरिक्षीय परिपस्थितियों का संचालन करता है। अब देखते हैं उद्योग एवं व्यवसायिक क्षेत्र। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% योगदान रखता है, जबकि चीन 28.8% रखता है। चलिए भारत ने स्मार्टफोन आयात का अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू बाजार में बनता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत का वस्त्र एवं परिधान 6ठा स्थान का निर्यात करता है वैश्विक हिस्से में। चलिए WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 10 पेटेंट फाइनल कार्यालयों में 6ठे स्थान पर है। अब देखते हैं कि 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु कुल औद्योगिक GVS का 43% हिस्सा रखता है। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र में कि भारत वैश्विक सेवा क्षेत्र में 4.3% हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक, तो रैंकिंग से रिलेटेड है और इसको देख लीजिएगा, इतना नहीं दिखे, कम से कम ऊपर वाला याद कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत 4था स्थान रखता है। चलिए कृषि में देखते हैं। कृषि में क्या है कि सरकार ने नामक योजना शुरू की है। क्या नामक योजना? देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, सरकार ने नामक योजना शुरू की है। अच्छा, इस योजना का महत्व क्या है? यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपकरण बाजार समिति मंडी में 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर वित्तीय सहायता करेगी। चलिए जलवायु परिवर्तन में देख लेते हैं। सितंबर 2024 में शुरू किया गया भू-नी पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियम में भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिति को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय भूजल परिघटना का किया गया। भारत में अस्थायी उत्पादन देखते कि मिशन लाइफ का लक्ष्य 2022 से 28 तक रखा गया, जो नवीकरणीय पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित किया जाएगा। भारत के 80% गाँव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बनाए जाएंगे। चलिए सामाजिक क्षेत्र। अब देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य थामस पोर्टल स्थापित किया। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा देखिए ई स्वास्थ्य थामस पोर्टल स्थापित किए किसके द्वारा? उत्तराखंड द्वारा। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा तीर्थयात्री के लिए मापदंडों का निगरानी करेगी। अब देखते हैं कृत्रिम AI से हम लोग देखेंगे। AI युग में श्रम व्यवस्था में संकट या उत्प्रेरक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि AI के कारण वैश्विक स्तर पर 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में हैं। AI भारत के बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन
78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की, जितना पैदा करेगी उससे ज़्यादा ही खाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और विशेष आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।